तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट 2 से लेकर के आगे के कुछ एमसीक्यूज़ की। तो यूनिट 2 है इसका व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपसे कॉमर्स का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि ये कला है या विज्ञान है, तो आप समझ जाइए कॉमर्स में हर चीज़ कला और विज्ञान दोनों में गिनी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक संगठन का क्या उद्देश्य है? न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन करना, व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम एक पॉजिटिव क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य की बात की गई है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन के सभी आंसर जो होते हैं पॉजिटिव होंगे, कोई निगेटिव इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया है कि व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है पूंजी, नव प्रवर्तन, कुशल व्यावसायिक संगठन, या फिर उत्पादन में विशिष्टीकरण। तो साथियों, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पूंजी तो चाहिए होती है, परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका कुशल व्यावसायिक संगठन। चलिए, अगला थर्ड यूनिट है इसका, व्यवसाय का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट ऑफ बिजनेस। इंग्लिश में इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्यवसाय के प्रवर्तन से आशय है प्रारंभ करने से, स्थापित करने से, विकास करने से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवर्तन क्या होता है? इन्फोर्समेंट कहलाता है। और ये क्या है? पहली अवस्था होती है किसी भी कार्य को करने की, यानी कि जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो इसको व्यवसाय का प्रवर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रवर्तन से आशय व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोज करने और उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति और प्रबंधकीय योग्यता को व्यावसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है। यह परिभाषा किसकी है? तो प्रवर्तन से आशय व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोज करना, ये है CW गर्स्टनबर्ग की। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उपक्रम स्थापना की प्रथम अवस्था क्या है? उपक्रम क्या होता है? एक प्लांट कह देना चाहिए इसको, यानी कि एक बड़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड कहेंगे इसे। तो उसमें सबसे पहली अवस्था क्या होगी? तो कोई भी किसी भी चीज़ को जब आप स्थापित करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपके विचारों की खोज होती है कि आप किस चीज़ पर काम करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगला है, मीड के अनुसार प्रवर्तन के तत्व हैं। प्रवर्तन के दो तत्व हैं, चार हैं, छः हैं, या आठ हैं? तो प्रवर्तन के दो चार तत्व हैं मीड के अनुसार। साथियों, अगला तो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा यूनिट है, जिसको बहुत ही सिंपली तरह से हम समझेंगे। सफल व्यवसाय के गुण से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल व्यवसाय में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? आत्मविश्वास, ये पॉजिटिव आंसर है। जोखिम बहन करने की क्षमता, ये भी पॉजिटिव आंसर है। दूरदृष्टि, पॉजिटिव आंसर है। ये उपयुक्त सभी आंसर चार हो जाएंगे। एक सफल व्यवसाय के लिए आवश्यक गुण है नव प्रवर्तनकर्ता, आशावादिता, नेतृत्व की क्षमता, या उपयुक्त सभी। तो नव प्रवर्तन यानी कि जो कुछ इनोवेशन होती है उनको बोलते हैं। आशावादिता यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, होप होप रहती है उन्हें। नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप स्किल होती है, और ये सभी आएंगे इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन होगा, एक सफल व्यवसाय के लिए कौन सा गुण अपेक्षित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ नेगेटिव है जो आपको ढूंढनी है? निर्णय क्षमता नहीं भाई, निर्णय क्षमता सफल व्यवसाय का ही एक पहचान होती है। अवसरवादिता भी एक पहचान है, लेकिन अवसरवादिता का मतलब ये होता है कि कोई व्यवसाय केवल और केवल तभी सक्सेसफुल हो पा रहा है जब उसे अवसर मिल रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। एक सफल व्यवसाय क्या करता है? हर जगह अपने अवसर को बना लेता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है वो। जोखिम बहन करना उसे आता है, न परिवर्तन करना उसे आता है, निर्णय लेना भी उसे आता है। अवसरवादिता पर नहीं रहता है वो कि जब मुझे अवसर मिलेगा तभी मैं काम करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप यानी कि परफॉर्मा ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट मोड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप सभी जानते ही हैं, ये एकल व्यापार होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं इसको। एकाकी व्यापार की निम्नलिखित विशेषता है। एकाकी व्यापार की निम्नलिखित क्या विशेषता है बतानी है? तो एकाकी स्वामित्व, सीमित दायित्व, असीमित पूंजी, या असीमित कार्य क्षेत्र। तो एकाकी व्यापार का एकाकी स्वामित्व होता है, यानी कि एंटिटी होती है, केवल और केवल अपने खुद से रिलेटेड इसको अपना अधिकार होता है। एकल स्वामी का दायित्व व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है।
व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है, व्यावसायिक संपत्तियों तथा उनकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है। तो जी हाँ साथियों, जितनी उसकी व्यावसायिक संपत्ति हैं और जितनी उसकी निजी संपत्ति हैं उन सभी तक उसका सीमित दायित्व होता है। एकाकी व्यापार में स्वामी का दायित्व होता है विनियोजित पूंजी तक, सीमित, असीमित या इनमें से कोई नहीं। एकाकी व्यापारी है तो व्यापारी को हर तरह का कार्य करना है, इसलिए उसका जो दायित्व होता है वो असीमित रहता है। बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की ओर। एक सफल एकल स्वामित्व उपयोगी है, अधिक पूंजी वाले उद्योगों के लिए बिल्कुल नहीं, बृहद औद्योगिक इकाइयों के लिए बिल्कुल नहीं, संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए बिल्कुल नहीं। एकल स्वामित्व केवल छोटे व्यवसाय के लिए ही सफल हो सकता है साथियों। व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में अधिक गोपनीयता बनी रहती है? सहकारी संगठन में, संयुक्त साहस में, साझेदारी में या एकल व्यापार में? तो एकल व्यापार में एक व्यक्ति ही है और उसी से रिलेटेड सारे काम केवल उसके पास ही रहेंगे, तो यहाँ पर गोपनीयता अच्छी बनी रहती है। एकाकी नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? विलियम और बेसेट का। एकल स्वामित्व का मुख्य दोष कौन सा है? सीमित पूंजी, सीमित क्षेत्र, सीमित साख, असीमित दायित्व। तो आपने देखा यहाँ पर दोष की बात की रही है, नेगेटिव चीज़ ढूंढनी है। सीमित पूंजी तो है ही है, पॉजिटिव बात है, सीमित क्षेत्र भी पॉजिटिव है, सीमित साख भी है, असीमित दायित्व जो है इसका दोष है। निम्न में से किसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है? संयुक्त पूंजी कंपनी का, साझेदारी का, एकल व्यापार का, सहकारी संगठन का। तो एकल व्यापार का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है। भारत में साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताया है मैंने, बहुत बार बताया, ये 1932 में जो है पार्टनरशिप एक्ट आया है। साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कम से कम 2 पार्टनर होने जरूरी हैं। एक साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन है। नॉन बैंकिंग जो पार्टनरशिप होती हैं वहाँ पर 20 और जो बैंकिंग होती हैं वहाँ पर 10। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर तरह के एग्जाम में आता भी है। बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 10। साझेदारी में साझेदारों की संख्या से अधिक होने पर साझेदारी अवैध हो जाती है। यदि 20 से ज़्यादा साझेदार हों तो वो अवैध हो जाती है। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत अनिवार्य है। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है या समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो साथियों साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है। साझेदारी के लिए साझेदारों के मध्य कौन सा अनुबंध होना चाहिए? मौखिक, लिखित, गर्भित या उपयुक्त सभी? तो भैया साझेदारी के लिए लिखित अनुबंध होना चाहिए। साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य संबंध होता है प्रधान एजेंट का, स्वामी सेवक का, प्रधान दलाल का या प्रधान प्रबंधक का? तो भैया प्रधान और एजेंट का संबंध रहेगा साझेदारों के मध्य। ठीक है। एक साझेदारी फर्म में साझेदार का दायित्व होता है। तो साझेदारी फर्म में साझेदार का दायित्व जो है स्वयं द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित रहता है? नहीं भाई। स्वयं द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित रहता है? नहीं भाई। स्वयं द्वारा फर्म को दिए गए ऋण तक सीमित रहता है? नहीं। यहाँ पर भी असीमित दायित्व होता है। निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? तो निष्क्रिय साझेदार का मतलब है जो फर्म के व्यवसाय के संचालन में कोई हिस्सा नहीं लेता है, उसे निष्क्रिय साझेदार कहा जाता है। एक अवयस्क को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से हिस्सेदार बनाया जा सकता है। आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन साझेदार नहीं हो सकता? एक पागल व्यक्ति, एक निगम, एक अवयस्क और उपयुक्त सभी। तो एक अवयस्क व्यक्ति नहीं बन सकता, निगम भी नहीं बन सकता और पागल व्यक्ति भी नहीं बन सकता। जबकि ऊपर क्या है कि एक अवयस्क को किसी साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से साझेदार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई देगा, बट ये क्वेश्चन अपनी जगह सही है। 22वां क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा यदि फर्म को हानि हो जाए, यदि फर्म का कारोबार अवैध हो जाए, यदि फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या यदि फर्म का कोई साझेदार पागल हो जाए। तो साथियों फर्म के हानि होने पर कोई समापन नहीं होता है, लेकिन अगर फर्म कोई ऐसा कारोबार कर रही है जो अवैध हो तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा। प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित व्यावसायिक संगठन है एकल व्यापार या कंपनी संगठन,
या ए और बी दोनों या फिर साझेदारी संगठन, तो ये है कंपनी संगठन। व्यावसायिक संगठन से स्वामियों का अस्तित्व पृथक होता है। एकल व्यापार संगठन में, कंपनी संगठन में, साझेदारी संगठन में या इनमें से किसी में नहीं, तो यह है कंपनी संगठन में। प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ है 1850 में। इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर अधिनियम रहा 1956। लेकिन वर्तमान कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर आपको हर तरह का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है जिसमें आप फंस सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम है वो है 2013। सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है, यह कथन किसका है? जस्टिस जेम्स का साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानतः अनिवार्य है? तो जहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है वो है संयुक्त स्कंद कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में साथियों। 29वां क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रबंध एवं संचालन करते हैं अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, कंपनी सचिव, कंपनी के समस्त अंशधारी या केंद्र सरकार। तो ज्वाइंट कैपिटल कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशन होता है वो अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। किसका दायित्व सीमित है? एकल व्यापार का, संयुक्त पूंजी कंपनी का, साझेदार का या इनमें से किसी का नहीं? संयुक्त पूंजी कंपनी का दायित्व सीमित होता है जबकि एकल व्यापार का असीमित रहता है। और ये अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 10, 20, 50 या 200? मैक्सिमम की बात की जा रही है तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कि मिनिमम 2 सदस्यों से कंपनी आप बना सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में आपको 7 मिनिमम सदस्य होने जरूरी हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो यह है असीमित। ठीक है साथियों। अंश सामान्य जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं, सामान्य जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं, यह है सार्वजनिक कंपनी द्वारा। एक निजी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। सहकारी समितियों को पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम होती है 10, क्योंकि ये क्या है, एक कोऑपरेटिव कमेटी होती है, सोसाइटी होती है। सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये भी जैसे सार्वजनिक कंपनी होती है उसके हिसाब से असीमित इसमें संख्या हो सकती है। एक सबके लिए सब एक के लिए किसका मूल मंत्र है? ये होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, सहकारी संगठन का। संयुक्त हिंदी परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लगता है? तो यहाँ पर हिंदू कानून लगता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। जन्म लेते ही कोई बालक किस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है? तो इस पर मैंने डिटेल में बात की थी आपसे। संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेते ही कोई भी बच्चा उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। निम्न में से किसका पंजीयन आवश्यक नहीं है? तो संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन आवश्यक है, सहकारी समिति का है, एकाकी व्यापार का नहीं है लेकिन आप करा सकते हैं, परंतु संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का पंजीयन कराना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के अतिरिक्त शेष सभी सदस्यों का दायित्व कैसा रहता है? तो शेष सभी जो होते हैं उनका दायित्व लाभ विभाजन अनुपात में होता है, जबकि कर्ता का जो दायित्व रहता है वो असीमित रहता है साथियों। कौन से व्यवसाय में कोई भी बाहरी पक्षकार सदस्य नहीं बन सकता है? तो ये संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य है जो कहीं भी नहीं बन सकता है, ऐसे कोई भी इसमें आकर के नहीं जुड़ सकता है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जब किसी संपत्ति पर 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं सहस्वामित्व। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए जिससे आप सभी इन क्वेश्चनों को समझ के हमें अपनी फीडबैक दे पाएँ। थैंक यू सो मच।